इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं ये हम देखेंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं, टोटल 9 टाइप के होते हैं, मैंने बताया है। उस वीडियो के लिए पहला वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो अब देखते हैं एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं। इसमें हम लोग कई मेथड्स पढ़ेंगे। जैसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे मास परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मास बाय वॉल्यूम पढ़ेंगे थर्ड, फिर पढ़ेंगे पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। मोल फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है। मोल फ्रैक्शन मोलैरिटी या मोलैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवा मोल फ्रैक्शन, इसका एक न्यूमेरिकल भी करेंगे साथ में, ये जो दिया हुआ है एनसीईआरटी। ये जो भी वीडियो बनाया जा रहा है एनसीईआरटी क्लास 12th यूनिट 1 द सॉल्यूशन चैप्टर से बनाया जा रहा है, तो इसलिए आप उसमें फिर से देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे, अच्छा दो न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ये वाला न्यूमेरिकल भी करेंगे, दोनों न्यूमेरिकल करेंगे मोल फ्रैक्शन का। फिर हम देखेंगे मोलैरिटी क्या होता है, सॉरी मोलैलिटी क्या होता है। मोलैरिटी इसके ऊपर देख लिए हैं, मोलैरिटी ये ऊपर वाला है, ये है मोलैरिटी, और इसके नीचे वाला क्या है मोलैलिटी। ये 7 टाइप की चीज़ें दिखेंगे इसमें। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी ये सारे इंपॉर्टेंट है, और तीनों का एक एक हमारा न्यूमेरिकल है, हम करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला है मास परसेंटेज। नाम से ही क्लियर है कि मास मास निकालना है, मास का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो एटॉमिक मास रहेगा इसमें, जो कंपाउंड रहेंगे उनके लिए मॉलिक्यूलर मास रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भी अपन परसेंटेज के बारे में बात करते हैं, परसेंटेज के बारे में जब भी बात करते हैं, तो वहाँ पे 100 से हमको क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, परसेंटेज हमेशा 100 में ही निकलता है, इसलिए परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हम जो भी बात कर रहे हैं सारे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। बाइनरी सॉल्यूशन पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था। ऐसे सॉल्यूशन जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। लेकिन कभी कभी सॉल्यूशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूट भी हो सकते हैं। मान के चलिए आपने वाटर लिया एज ए सॉल्वेंट, और उसमें पहले शुगर डाल दिया, वो एक सॉल्यूट, और फिर सॉल्ट भी डाल दिया, तो हो गया सॉल्यूट। तो एक से ज़्यादा हो गया। लेकिन हमको इस क्लास 12th में ओनली बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करना है, इसलिए अपन दो कंपोनेंट के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए इसका हमारा फॉर्मूला क्या है। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है उसका मास लिखना है, उस कंपोनेंट का मास को ऊपर लिखना है, और नीचे क्या लिखना है, न्यूमरेटर में लिखना है ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, टोटल मास लिख देना है, और उसको क्या कर देना है, 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। जैसे नीचे का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सिंपल सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, क्या बोला गया है, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया गया है। एक सेकंड, ये अच्छे से लिखा है नहीं। 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कितने ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया गया है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। 90 ग्राम ऑफ वाटर में 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज को डिज़ोल्व किया गया है, तो टोटल जो सॉल्यूशन बनेगा वो कितने का बनेगा, 100 ग्राम का बनेगा। कितने ग्राम का बनेगा, 100 ग्राम का बनेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि मैं मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज को निकालना चाहूँ तो ऊपर मैं क्या लिखूंगा, 10 लिखूंगा, क्योंकि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, और नीचे टोटल सोल्यूशन का कितना मास है, 100 है। 90 + 10 100, और इंटू मल्टीप्लाई किससे करूँगा मैं, 100 से करूँगा, क्योंकि मैं परसेंटेज निकाल रहा हूँ। तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 10% आ जाएगा। तो ये सिंपल सा बात है। जब भी मास परसेंटेज निकालोगे, जिस कंपोनेंट को निकालना है उसको ऊपर न्यूमरेटर में रखना है, और नीचे टोटल मास डिनोमिनेटर में रखना है, सिंपल सा मास परसेंटेज निकल जाएगा। इसी की जगह हम वाटर का निकालते, तो वाटर के ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, 90 लिखते, और नीचे क्या लिखते, 100 लिखते, इंटू 100 कर देते, तो क्या आ जाता, 100 कट जाता, तो 90% वाटर हो जाता। वैसे भी 10% + 90% 100% ही होगा ना टोटल, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास परसेंटेज। ठीक है, अब सेकंड चीज़ देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज में कुछ नहीं, यहाँ पे मास की जगह आपको क्या ले लेना है, बस वॉल्यूम ले लेना है। स्वाभाविक सी बात है, आगे अपन देखेंगे एग्जाम्पल में। और ये भी परसेंटेज है, तो इसमें भी क्या करेंगे अपन, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे के ऊपर क्या लेना है, वॉल्यूम, जिस कंपोनेंट का निकालना है, और नीचे क्या लेना है, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो अब देखिए नीचे के एग्जाम्पल दिया हुआ है। मान के चलिए मैंने 10 ml ऑफ क्या लिया हुआ है, इथेनॉल लिया हुआ है,
और टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का कितना बनाया है, 100 ml बनाया है। 10 ml क्या लिया मैंने, इथेनॉल लिया, इथेनॉल। 10 ml क्या लिया, इथेनॉल लिया, ठीक है। और स्वाभाविक सी बात है 90 ml क्या लिया गया होगा, वाटर लिया गया होगा। 90 ml क्या लिया गया होगा, वाटर। तब तो दोनों मिला के 100 ml का सोल्यूशन बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आप वॉल्यूम परसेंटेज निकालने जाओगे तो कैसे होगा देखते हैं। ऊपर आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, वॉल्यूम क्या ml में, तो 10 ml लिए हो, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे, टोटल वॉल्यूम जो कि कितना आया हमारा 100 ml आया है, और मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 100 से करेंगे, क्योंकि इस बार भी परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो ये 100 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका भी 10% आएगा, ठीक है। उसी की जगह वाटर का निकालते तो ऊपर या 90 लेते तो 90% आ जाता, ठीक है। तो ये है मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब उतना आपको ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, मैंने पहले ही बताया। 3 इंपॉर्टेंट है आपको, मोलर फ्रैक्शन याद रखना है, मोल फ्रैक्शन याद रखना है, मोलैरिटी, मोलैलिटी, उसको बहुत अच्छे से देखने वाले हम लोग। अगला क्या है हमारा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या लेना है, मास बाय वॉल्यूम, सिंपल है, अंदर यूनिट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन मेडिसिन एंड फार्मेसी। ये मेडिसिन एंड फार्मेसी में यूज होता है, फार्मासिस्ट यूज करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज, सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको नहीं भी जानोगे चलेगा, बस इसके बारे में याद रखो कि इसको मेडिसिन और फार्मेसी में यूज करते हैं, इसलिए इसके बारे में एग्जांपल वगैरह भी नहीं दिया गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमारा सॉल्यूट किस क्वांटिटी में होता है, ट्रेस क्वांटिटी में होता है। ट्रेस क्वांटिटी मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, तो वहाँ पे यूज करते हैं अपन पार्ट्स पर मिलियन, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीएम भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन निकालते कैसे हैं, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है पार्ट्स पर मिलियन का, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकालना है उसके कितने पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट का नीचे पार्ट्स निकाल देंगे, और 10⁻6 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं ये पूछूँ 10⁻6 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया है बेटा मिलियन, और 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, इसलिए 10⁻6 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ परसेंटेज, देखो यहाँ पे जैसे निकाल के बताया है, बहुत सारा दिया हुआ है। तो ए लीटर ऑफ सी वाटर, इस सी वाटर के बारे में दिया हुआ है, विच वेक्स 1300 ग्राम कंटेंस इतना 6 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। जब ये 6 इंटू 10⁻³ डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, पीपीएम में कन्वर्ट करेंगे, तो कितना आता है 5.8 लगभग पीपीएम आता है, एक्स इतना आता है, ठीक है। तो ये है पीपीएम का बात आया। इसके अलावा अपन CO2 गैस को भी पीपीएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे CO2 गैस वातावरण में कितना होता है आपको पता है, 0.04% होता है। इसको जब पीपीएम में कन्वर्ट करोगे तो 400 पीपीएम आ जाता है। ये 0.03 हुआ करता था, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन बढ़ गया है तो 0.04 हो गया है, ठीक है। तो ये 400 पीपीएम, पीएम नहीं पीपीएम आता है, 400 पीपीएम आता है, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है। अब हम मेन आ जाते हैं टॉपिक पे जहाँ से हमको क्वेश्चन आने वाले हैं, डेट इज़ मोल फ्रैक्शन। केमिस्ट्री में हमको ये वर्ड जो है मोल वर्ड है, मोल आपको इतना परेशान करेगा, 11th क्लास में परेशान किया था, 12th क्लास में भी करेगा, आगे भी करेगा। ये एक डायनेमिक वर्ड है मोल वर्ड, इसके बारे में मैं यही बोलता हूँ, क्योंकि इसका मीनिंग कहीं और हो जाता है, लेकिन सिंपल सा है। अभी आपको बताएंगे, सिंपल तरीके से बता देंगे कि मोल कैसे निकालते हैं। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। देखिए 2 कंपोनेंट रहेंगे, मान के चलिए आपको सॉल्यूट का मोल निकालना है, तो ऊपर आप मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर क्या लिखोगे न्यूमरेटर में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का मोल को जोड़ दोगे, ठीक है, ठीक है। ऊपर सॉल्यूट नीचे दोनों को जोड़ के लिख दोगे। जैसे यहाँ पे निकाला है, क्या निकाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1, मान के चलो कंपोनेंट 1 ये है, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करते हैं, कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, कंपोनेंट 1 का मोल लिखेंगे, नीचे दोनों कंपोनेंट के क्या लिख देंगे, मोल्स। तो हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 निकाल रहे थे, तो सिंपल था, क्या था हमको ऊपर क्या लिखना है, कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का मोल निकालना है ऊपर लिखना है, नीचे दोनों का मोल लिख देना है। अब सवाल ये उठता है कि
मोल कैसे निकालते हैं, मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो देखिए मोल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा है हमारा, मोल का एक फॉर्मूला होता है मोल को कैलकुलेट करने का। मोल इक्वल टू होता है गिवन मास, जो भी मास दिया हुआ क्वेश्चन में, गिवन मास, उसको आपको डिवाइड कर देना है मॉलिक्यूलर मास से। क्या से डिवाइड कर देना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना है, ठीक है। मोल को एक बार फिर से देखते हैं। मोल इक्वल टू क्या होता है, जो भी मास दिया होगा गिवन मास, डिवाइड कर देना है आपको मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया होगा, इसी के हिसाब से हम बनाएंगे। जैसे मैं एक निकाल के बताता हूँ आपको। मान के चलो आपको 80 ग्राम 80 8 नहीं 80 मान के चलिए आपको 80 ग्राम है NaOH दिया हुआ है, NaOH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 80 ग्राम NaOH दिया, मतलब 80 ग्राम NaOH दिया, और बोलेगा कि 80 ग्राम NaOH में कितने मोल होते हैं ये आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, बताता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मतलब हमारे पास दिया क्या हुआ है, 80 ग्राम दिया हुआ है। अब सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH। तो सिंपल है निकालना। अब जितने भी इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, सोडियम दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया है, हाइड्रोजन दिया है। आपको सबका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और आपको कम से कम शुरू में 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक मास याद कर लेंगे, क्योंकि वहीं तक आपके 95% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। 5% उसके बाद क्या आते हैं तो ठीक है वो देखा जाएगा, लेकिन 1 से 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक मास याद कर लेंगे, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का होता है 16 होता है, और हाइड्रोजन का होता है 1 होता है, ठीक है। सबको मिलाएंगे तो कितना होगा 39 और 1 40 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 40। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40 एंड गिवन मास जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेट इज़ 80, ठीक है। अब देखिए मोल निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, जो मास दिया होगा क्वेश्चन में, जो भी मास दिया होगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना दिया था हमारा 80 दिया था, और मॉलिक्यूलर मास मैंने कितना निकाला 40 निकाला। तो आंसर कितना आ गया 2 मोल, ठीक है। मोल का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि मास और मास को डिवाइड कर रहे हो तो 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा इसका 2 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, एन से। तो एन ए मतलब मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1, एन बी मतलब मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। और नीचे अगर बहुत सारे कंपोनेंट होंगे, नीचे दिया हुआ है, मान के चलिए बहुत सारे आई नंबर तक होंगे, तो सभी को जोड़ देना है। ऊपर जिस कंपोनेंट का निकालना है उसको रखना है, नीचे जितने भी कंपोनेंट होंगे सबको जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा कंपोनेंट 1 के मोल फ्रैक्शन, ठीक है। देखिए वैसे अगर कंपोनेंट 2 का निकालना था तो ऊपर कंपोनेंट 2 का हम मोल निकालते और नीचे दोनों कंपोनेंट का मोल को रखते, तो क्या आ जाता कंपोनेंट 2 का वहाँ पे। तो चलिए एक क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन के ऊपर, इसको देखते हैं। क्या बीच बीच में कॉल आ जा रहा है तो बीच में उस ऑफ करना पड़ जा रहा है मुझे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। इथिलीन ग्लाइकॉल का आपको क्या बताना है, इसमें मोल फ्रैक्शन बताना है। ये इथिलीन ग्लाइकॉल होता है, C2H6O2 होता है, इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल ऑफ मास, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकॉल का सोल्यूशन बनाया गया, मतलब स्वाभाविक सी बात है, इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे क्या है सॉल्यूट है, इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ पे क्या है सॉल्यूट है। तो सॉल्वेंट क्या होगा, अगर आपको सॉल्वेंट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपका सॉल्वेंट क्या होता है वाटर ही होता है यहाँ पे। तो वाटर हमारा क्या है सॉल्वेंट है, इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है सॉल्यूट है। तो अपने को इसका क्या निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसमें 20% क्या है इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास है, 20% इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा, देखते हैं। मान के चलो हम सॉल्यूशन को सिंप्लिसिटी के लिए कितना कितना ग्राम का मान लेते हैं 100 ग्राम का मान लेते हैं। अब इस 100 ग्राम में 20% इथिलीन ग्लाइकॉल है, मतलब 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकॉल होगा, और 80 ग्राम क्या होगा हमारा वाटर होगा। 80 ग्राम क्या होगा हमारा वाटर होगा, तभी तो दोनों मिलके 100 ग्राम होंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का मोल्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन में जब मैं इथिलीन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालने जाऊँ तो देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल का हम लोग क्या निकालेंगे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो मोल फ्रैक्शन निकालने पहले इथिलीन ग्लाइकॉल का हम लोग क्या निकालेंगे मोल्स निकालेंगे। तो
इसको निकालने के लिए क्या करना है, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। फॉर्मूला क्या था, गिवन मास, जो मास दिया होता था ऊपर, जो भी मास दिया होता था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास होता था, यही होता था ना। तो मेरे क्या निकालना पड़ेगा, पहले इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो जो कि क्वेश्चन में निकाल के दिया गया है, देखिए ये इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास निकाला गया है। 12 क्यों लिखा गया है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। 2 क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए 2 लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए 1 क्यों लिखा गया है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। 6 लिखा गया है क्योंकि 6 हाइड्रोजन होते हैं। 16 लिखा गया है क्योंकि ऑक्सीजन 16 होता है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये सब को जब सॉल्व करोगे और जोड़ोगे तब आपका आंसर आता है 62 आता है। तो ये आंसर कितना आता है, 62 ग्राम पर मोल आता है क्या, इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूलर मास आता है। ये हमारा मोलर मास, मोलर मास किसका आता है, इथिलीन ग्लाइकोल का। अब हमको मोल्स निकालना है इथिलीन ग्लाइकोल का, तो सिंपल है, जो गिवन मास दिया गया था, गिवन मास कितना गया था 20 दिया गया था और नीचे मॉलिक्यूलर मास दिया गया था। दोनों को जब हल किया गया तो कितना है 0.322 मोल आया। कितना है 0.322 मोल आया, किसका, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इतना आया है, ठीक है। जब हम वाटर का निकालेंगे तो वाटर कितना आया था, टोटल 100 ग्राम माने थे, टोटल हम लोग कितना माने थे 100 ग्राम माने थे। 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो वाटर कितना बचा 80 बचा। वाटर कितना बचा हमारा 80 बचा, ठीक है। तो इसलिए जब वाटर को सॉल्व किया, ऊपर गिवन मास कितना था 80 और नीचे क्या है 18 जो उसका मॉलिक्यूलर मास था। जब सॉल्व किया तो 4.444 मोल आया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे, पहले इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। तो इथिलीन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल का आया था 0.322, फिर मोल्स ऑफ इथिलीन 0.322 और वाटर का 4.444 आया था। जब इसको सॉल्व करोगे तो 0.068 आएगा, ठीक है। और जब वाटर का निकालोगे तो ऊपर मोल्स में वाटर लेंगे, बाकी ये सेम रहेगा डिनोमिनेटर में, तो 0.932 आएगा। वैसे भी दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आता है 1 आता है। ये चीज़ ध्यान देना, जब भी मोल फ्रैक्शन के दोनों फ्रैक्शन जितने भी रहेंगे कंपोनेंट सबको जोड़ोगे तो हमेशा कितना आता है 1 आता है, ठीक है। अब देखते हैं मोलैरिटी। ये तो क्या था हमारा मोल फ्रैक्शन। अब देखते हैं मोलैरिटी। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा बन रहा है लेकिन टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो बने रहिए, है ना, फ़ायदा ही होगा आपको। अगला देखते हैं क्या, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी पहले भी पढ़े हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट के कितने मोल 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, वो क्या कहलाता है हमारा मोलैरिटी कहलाता है, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सिंपल सा बात है, ठीक है। ऊपर लेना है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लेना है, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है, देखो कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। ये मोलैरिटी हमको कैलकुलेट करना है सोल्यूशन जिसमें 5 ग्राम पहने हुआ है और 450 ml ऑफ सोल्यूशन है, 450 ml ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है, ग्राम में दिया हुआ है, ग्राम को मेरे को मोल में बदलना पड़ेगा। ml में दिया है, ml को मेरे को लीटर में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले ग्राम को मेरे को मोल में बदलने के लिए वही है NaOH का जो गिवन मास कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और 40 मैंने ऊपर निकाल के बताया था मोलार मास कितना होता है 40 होता है। तो 5/40 जब आप सॉल्व करोगे तो 0.125 आता है, ठीक है। और दूसरी बात, अपने को वॉल्यूम कितना किसमें दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, लीटर में बदलना है। तो ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या कर दोगे आप लोग, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। फिर इस फॉर्मूला में रख दोगे तो ये आ गया मोल, ये हो गया 450, 1000 ऊपर आ जाएगा तो आंसर कितना आएगा 0.278 मोल आ जाएगा, ठीक है। 0.278 सॉरी मोलार, मोलार कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मोलार आ जाएगा, ठीक है, मोलैरिटी आ जाएगा ये। तो ये था हमारा मोलैरिटी 6th। और आखिरी है हमारा क्या, मोलैलिटी, ये आखिरी है हमारा, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी में इतना ही अंतर है कि वहाँ पे अपने को वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में लिया जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम मास में लिया जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर लिया जाता है। ऊपर सेम रहेगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट रहेगा, नीचे क्या रहेगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी दिया रहेगा। वहाँ पे क्या में लिया जा रहा था लीटर में, यहाँ पे केजी में लिया जाएगा, ठीक है, हाँ किलोग्राम में लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। तो आखिरी हम लोग आखिरी एग्जांपल देख रहे हैं ये हम लोग मोलैलिटी का। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है।
मतलब ग्राम में दिया हुआ है इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड ये IUPAC नेम है, इसका हम लोग कॉमन नेम क्या बोलते हैं, हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं, है नहीं, है ना, जिससे सिरका बनते हैं, विनेगर भी बनता है, पता ही है आपको, ठीक है। और 75 ग्राम ऑफ बेंजीन दिया है। सॉल्वेंट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, बेंजीन, मतलब पहले मेरे को 2.5 ग्राम को मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा और सॉल्वेंट को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा है, पहले हम लोग इथेनोइक एसिड जो है इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोलार मास निकाल देंगे। तो 2 कार्बन है, 4, इसमें 2 कार्बन है इसलिए 2 कार्बन एक साथ लिखा गया, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, 60 आता है हमारा, ठीक है। तो मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड निकालेंगे ऐसे करके, तो कितना आएगा मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड, देखते हैं। ऊपर जो गिवन मास था कितना था, 2.5 था और नीचे 60 आया तो 0.0417 मोल आता है, क्या, मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड। और नीचे जब मास निकालेंगे, केजी में निकालना, 75 ग्राम दिया हुआ था क्वेश्चन में सॉल्वेंट का, 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो क्या आएगा 75 × 10⁻³ आएगा। जब हम फार्मूला में रखेंगे, फार्मूला रखेंगे तो ये 1000 कहाँ चल देगा, ऊपर चल देगा। जब ये सब चीज़ को पूरा सॉल्व करोगे तो 0.556 मोल पर केजी आता है। तो इस प्रकार हमारा मोलैलिटी निकल जाता है। तो इस प्रकार हमारा एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसमें आपको पहले बताया, अभी बता रहा हूँ कि मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैरिटी आपको अच्छे से पढ़ना है। इनसे क्वेश्चन आएंगे, इनसे न्यूमेरिकल भी आएगा। देखिए नीचे और भी कई प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जो नहीं बन रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको बना के बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में तुरंत मिलेंगे, धन्यवाद।